मैं हरेंद्र आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं पर डे एक स्पेशल क्लास पढ़ाया करूंगा। आज मेरी स्पेशल क्लास में है परमाणु शक्ति। भाई परमाणु शक्ति होती क्या है? परमाणु शक्ति होती क्या है? परमाणु शक्ति होती है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन का यूज हम करते हैं विद्युत में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया कहां होती है? सूर्य में। पर भैया ये चीजें यहीं तक अच्छी रहती हैं, बिजली बना लो या सूर्य के संग अच्छी रहे। पर अगर इन चीजों का यूज मानवता पर किया जाए, अगर इन चीजों का यूज मानवता पर किया जाए तो मानवता का हाल क्या होगा? आप मुझे बता दो। एक छोटी सी बिजली का तार पकड़ लो, आप छोटी सी बिजली का तार पकड़ लो, घुमा घुमा के मारे सूर्य, थोड़ा सा टेम्परेचर हाई क्या हो जाए, हाई गर्मी कर देते हैं। अगर इन चीजों की अपार मात्रा ही मानव पे मार दी जाए, अगर इन चीजों की, जिन चीजों के कारण ये चीज जनरेट हो रही है, उन चीजों का जो मुख्य भाग जिससे ये जनरेट हो रहा, उसी भाग को मानव पे मार दिया जाए तो क्या होगा? भाई होगा क्या? कुछ नहीं होगा बेटा, विनाश होगा, चारों तरफ हाहाकार मचेगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण पता है किसने दिया था? अमेरिका ने। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1945 में। इनके एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ओपन हाइनर। इनके एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ओपन हाइनर। करा क्या? परमाणु युद्ध की शुरुआत अमेरिका के द्वारा हुई है। कैसे हुई है? अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 में परमाणु बम का परीक्षण किया। बेटा ये परीक्षण करा कहां गया? मैक्सिको में। मैक्सिको में इन्होंने परीक्षण किया। और जब अमेरिका को पता चल गया ना कि मेरे हाथ में एक ऐसी पावर आ गई है, सुपर पावर आ गई है कि मैं 1 मिनट में किसी भी देश को नक्शा में गायब कर सकती हूँ, विश्व के नक्शा में, वर्ल्ड का जो मैप होता है, परमाणु बम वो चीज है। अगर कहीं गिरा दिए जाए ना तो नक्शा में ना उस देश का नामो निशान खत्म है। इन्होंने इसका सफल परीक्षण भाई कर लिया मैक्सिको में 19 जुलाई 1945 में। उसके बाद मानवता पे परीक्षण कब किया? मानवता का विनाश कर दिया इन्होंने भैया 6 मई। मानवता का विनाश कर गए भैया ये 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 में इन्होंने क्या किया? इन्होंने जापान देश पे 2 परमाणु बम गिरा दिए। 6 अगस्त हिरोशिमा, 9 अगस्त, 6 अगस्त को इन्होंने हिरोशिमा पे और 9 अगस्त को नागासाकी पे। भाई 2 बम इन्होंने गिरा दिए, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे। और जैसे भैया ये बम गिरे ना, विनाश की बहुत बड़ी लहर जापान में उत्पन्न हो गई। कहते हैं 2.5 लाख से ज्यादा लोग मर गए थे। भाई मरना और तड़पने में बहुत बड़ा अंतर होता है, मरने में और तड़पने में बहुत बड़ा अंतर होता है। पर परमाणु बम ना मारने के साथ एडवांस में तड़पना और दे देता है। कैसे? जब परमाणु बम फटता है तो विनाश तो होता ही होता है, विनाश तो होगा डेफिनेटली, परमाणु बम फटेगा विनाश हो जाएगा। बट उसके साथ जब परमाणु बम फटता है ना, रेडिएशन नाम की एक चीज छोड़ता है, अल्फा बीटा गामा। रेडिएशन क्या होती है? हजारों तरह की नई नई बीमारी जनरेट कर देती है, हजारों तरह की नई नई बीमारी जनरेट कर देती है। जब भैया हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने बम डाल दिया ना, जब हिरोशिमा उस पे अमेरिका ने बम डाल दिया
अमेरिका ने इस पर बम डाल दिया जापान पे। तो 6 अगस्त हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 नागासाकी पर। जापान के तो भाई पूछो मत क्या हो गया था जापान में, बिल्कुल अंधेरा, जापान बिल्कुल शांत हो गया था, जापान बिल्कुल शांत हो गया था। हिरोशिमा, या उस पर कोई वीडियो बनी होगी, आप देखना एक बार वीडियो हिरोशिमा पर परमाणु बम पे, यूट्यूब पे देखना, कितना बड़ा बवाल हुआ था भाई इस पे। इसमें पता है 2.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, और पता ना कितने बीमार हो रहे हैं आज भी इसके लक्षण देखने को मिल रहे हैं हमें नागासाकी और हिरोशिमा पे, आज भी इसके लक्षण देखने को मिल रहे हैं। पर हाँ पता है, अगर उस टाइम जापान पे भी परमाणु बम होता ना, जापान 2 मिनट लगाता, ठूंस देता जब तक। तूने मुझ पर 2 गेर हैं, तू 4 ले। जब इतना बड़ा विनाश होता है ना, तो कोई शांत ना बैठता। पर जापान क्यों शांत बैठ गया? रीजन क्या था? क्योंकि पहले तो उसके घर में इतनी बड़ी घटना घट गई, ऊपर से उसके पास कुछ ऐसी टेक्निक नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं जिससे वो एक साथ लड़ सके। भाई इतिहास पढ़ा है हमने, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इतिहास बहुत पढ़ा होगा तुमने। अशोक ने कलिंग पे युद्ध किया था। अशोक ने कहां युद्ध किया था? कलिंग पे। कलिंग पे युद्ध करने के बाद उसने इतना बड़ा नरसंहार देखा कि उसने क्या कहा कि भाई अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसने इस नरसंहार को वहीं रोक दिया। पर परमाणु बम की क्रिया में, परमाणु शक्ति की क्रिया में क्या हुआ? इसका विपरीत ही चला भैया, उल्टा चला, रुका कोई नहीं, दौड़म दौड़, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक भागना चालू हो गए, रुका कोई नहीं, भागना चालू हो गए। अब मैं देखता हूं कि इस चीज में से पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। भाई सबसे पहले परीक्षण किस देश ने किया था परमाणु बम का? अमेरिका ने। कब किया? 16 जुलाई 1945 को। कहां पे किया? मैक्सिको में। फिर हिरोशिमा पे बम कब डला? हिरोशिमा पे बम कब डला? 6 अगस्त 1945 पे। बम का नाम क्या था बेटा? बम का नाम था फैटमैन। बम का नाम क्या था? फैटमैन। और नागासाकी पे जो बम गिरा उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। लिटिल बॉय। भाई परमाणु शक्ति का जन्मदाता किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओपेनहाइमर को। किसको माना जाता है? रॉबर्ट ओपेनहाइमर को। अगर भारत में पूछे, अगर भारत में पूछता, भाई मैंने तो ये तो बता दिया कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर अमेरिका में था, तो भारत में कौन था? होमी जहांगीर बाबा। होमी जहांगीर बाबा। भारत में अगर पूछता है बेटा तो होमी जहांगीर बाबा। अगर विश्व की बात करता, अमेरिका की बात करता, रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इन्होंने सहयोग दिया था लिटिल बॉय को बनाने में और फैटमैन को बनाने में, इन्होंने पूरी हेल्प करी थी, साइंटिस्ट थे ये, ठीक है। क्वेश्चन और कहां से बनते हैं? नाभिकीय विखंडन की क्रिया क्या होती है? नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है कि जब कोई छोटा नाभिक, जब कोई बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, नाभिकीय विखंडन की क्रिया कहलाती है। नाभिकीय विखंडन की क्रिया में बेटा, नाभिक, हम जो विद्युत बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, कौन सी क्रिया यूज करते हैं? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, या इसमें से कोई नहीं बेटा। हम कौन सी यूज करते हैं? नाभिकीय विखंडन यूज करते हैं विद्युत बनाने में, बिजली बनाने में। अब बात आती है दूसरी, नाभिकीय संलयन। भैया नाभिकीय संलयन की क्रिया हो जाती है, पर इसके लिए अपार मात्रा में हमें प्रेशर, बहुत चीजों की रिक्वायरमेंट होती है जिसे कोई आसानी से नहीं करता। इसलिए नाभिकीय संलयन की क्रिया ना के बराबर की जाती है। और नाभिकीय संलयन की क्रिया का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पता है क्या है? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है तुम्हारा सूर्य। सूर्य में जो क्रिया जनरेट होती है ना, सूर्य में जो क्रिया जनरेट होती है वो किसकी होती है? भाई साहब वो होती है नाभिकीय संलयन। सूर्य में अपार ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। और अपार ऊर्जा कौन बनाती है? नाभिकीय संलयन। अपार ऊर्जा कौन बनाती है? नाभिकीय संलयन बनाती है बेटा, याद रखना। यहां में से क्वेश्चन मैंने क्या बता दिए? हिरोशिमा पे बम 6 अगस्त 1945, नागासाकी पे बम 9 अगस्त 1945। नागासाकी पे कौन सा बम गिरा गया था? लिटिल बॉय नाम से। हिरोशिमा पे कौन सा बम गिरा गया था? फैटमैन के नाम से। डाले किसने थे बेटा? अमेरिका ने। किस पर डाले थे बेटा? जापान पर। कब डाले थे? 1945 में। क्या हो रहा था उस टाइम? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है। 19 जुलाई 1945 में अमेरिका ने इसका परीक्षण किया। 19 जुलाई बेटा, 19 जुलाई को तैयार किया। जुलाई 10-20 दिन, कहने का मतलब 15-20 दिन ने लगाए इसका। पहले तो करा परीक्षण और फिर सीधा कर दिया मानवता पे परीक्षण। इन्होंने मानव को नहीं मारा, मानवता को ही मार दिया। क्लियर है?
उसके बाद देखते हैं नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। क्लियर है भाई। अब आते हैं भारत की तरफ। बड़ी इंटरेस्ट कहानी है भारत को ना, मजे आएंगे आपको, पूरा देखना। अगर मजा ना आए तो जब कहना, पूरा देखना, पूरा मनोरंजन होगा, मनोरंजन होगा। कहानी सुना रहा हूं तुम्हें, कहानी। और कहानी में क्या होगा, तुम्हारे 2 या 1 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और लाइफ में कभी ना भूलोगे इस कहानी को और इस वीडियो को। ठीक है। अब होती है भारत की बात। भारत को आजादी मिली 1947 में। भारत को आजादी कब मिली? 1947 में आजादी मिल गई। अब भाई सब देश अपने अपने यहां परमाणु शक्ति का यूज कर रहे हैं, तो भारत ने भी सोची हम भी यूज करेंगे। भाई भारत भी तो करेगा परमाणु शक्ति का यूज। तो भारत ने परमाणु शक्ति का यूज करने के लिए सबसे पहले क्या किया बेटा? 1948 में 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन, एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना हुई। कब? 1948 में। भारत भैया पूरा शांति प्रिय देश है शुरू से ही। भारत ने अंग्रेजों से आजादी लेने के लिए लड़ाई करी, पर किस तरीका से करी? शांतिपूर्व ढंग से। हाँ भाई, घर होता है, घर में कुछ तो होते हैं शांत और कुछ होते हैं दंगली। परिवार में कुछ होते हैं शांत और कुछ होते हैं दंगली। तो भारत एक परिवार है, कुछ लोग उसमें उग्र गर्म दल के थे, कुछ नरम दल के थे, पर उसमें सबसे बड़ा संयोग किसका था? हमारी नरमता का। भारत जब आजाद हुआ तो भारत ने एक ही बात रखी। क्या बात रखी? बात नाभिकीय ये जो क्रिया है, परमाणु शक्ति जो है, इसका यूज 2 तरीका से किया जा सकता है, एक विनाश में और एक डेवलपमेंट में, तरक्की में। 2 तरीका से, एक तो विनाश में और एक विकास में। भारत शुरू से ही शांति प्रिय देश है। भारत शुरू से ही क्या है? शांति प्रिय देश है। तो भारत ने क्या कहा कि भाई विनाश मेरे हाथों से नहीं होगा, विनाश नहीं कर सकता मैं किसी का, मेरे बस की नहीं है भाई, मेरा दिल हल्का है, मैं विनाश नहीं करूंगा। हाँ, विकास में मैं जरूर योगदान दे दूंगा, विकास पे मैं जरूर योगदान दूंगा। उसने कहा कि मैं विकास कर सकता हूं, विनाश नहीं कर सकता किसी का। मैंने बहुत बड़ा नरसंहार देखा 1947 में अपने देश में, अब मैं ज्यादा नरसंहार नहीं देख सकता। मैंने बहुत लोग अपने 23 साल के 24 साल के लड़कों को फांसी पे लटकते हुए देखा है। 1947 से पहले जब देश आजाद हुआ था ना, बहुत कम कम उम्र के लड़के फांसी पे लटके थे, तब हमें आजादी मिली। और आज हम उस आजादी का क्या कर रहे हैं? अरे मजा ले रहे हैं आजादी। वो जो कर गए कह देते हैं, अरे उनको काम हो, कर गए, अब तो हम मजे ले रहे। भाई उनसे पूछो क्या बीती थी। भारत ने सीधा क्या कहा कि भाई मैं विनाश में यूज नहीं करूंगा परमाणु शक्ति का, इसका यूज किस में करूंगा? विकास में। भारत इसी सिद्धांत पर काम करता था, भारत इसी सिद्धांत पर काम किया भारत ने। पर कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई कि भारत को भी इसमें आगे बढ़ना पड़ा। परिस्थिति कब आई ये बताता हूं। एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना कब हुई? 1948 में। याद रखना, भारत की कहानी सुना रहा हूं बेटा, मजा आएगा पूरा, पूरा मजा ना जब कहना। कैसे हुआ? 1900 बेटा, दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1948 में क्या हुआ था भारत में? एटॉमिक एनर्जी की स्थापना हुई। 1956 में अप्सरा, बेटा बहुत ज्यादा पूछा जाता है अप्सरा। अप्सरा क्या है बेटा? अप्सरा एक परमाणु रिसर्च रिएक्टर, परमाणु 1956 में अप्सरा जो है परमाणु रिसर्च रिएक्टर है। बेटा किसकी सहायता से बना था ये फ्रांस और यूके की हेल्प से जनरेट हुआ था भारत में। भारत ने एशिया का सबसे पहला परमाणु रिसर्च रिएक्टर जनरेट किया था, उसका नाम क्या था बेटा? अप्सरा। कब किया? 1956 में। किन देशों की सहायता से किया बेटा? फ्रांस और यूके की सहायता से। क्लियर है? उसके बाद एक और भारत में तरक्की हुई 1960 ईस्वी में, एक और बना डाला, उसका नाम क्या था? साइरस
साइरस था बेटा उसका नाम। और किसकी सहायता से बना था बेटा ये? कनाडा और यूएस की सहायता से बना। कनाडा और यूएस की सहायता से बना बेटा ये कनाडा और यूएस की सहायता से। दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अप्सरा अप्सरा किसकी सहायता से बना? फ्रांस और यूके की सहायता से। कब बना? 1956 में। दूसरा क्या है? साइरस रिसर्च रिएक्टर थे, परमाणु रिसर्च रिएक्टर। कहां बने? 1960 में भारत में बने। किनकी सहायता से? कनाडा से और यूएस की सहायता से बन गए बेटा। चले आगे की तरफ। अब आती है थोड़ी सी बात भाई, 1960 तक हमने ये तरक्की कर ली। 1960 में हमने ये तरक्की कर ली भाई। 1960 के तुरंत बाद, कुछ दिनों बाद ही, कुछ सालों बाद 1962 में इंडो चाइना वार हो गई। इंडो चाइना वार, चीन और भारत के बीच युद्ध हो गया बेटा। किसको लेकर हुआ? अक्साई चीन। चीन, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत भाई 1962 में क्वेश्चन आ जाता है, भारत और चीन के बीच में युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ। याद रहेगा, भारत और चीन के बीच में युद्ध कब हुआ? 1962 में हुआ। चीन और भारत के बीच हुआ। जीता कौन था बेटा इस युद्ध को? चीन जीता था। क्यों? चीन की पावर ज्यादा थी। चीन की पावर ज्यादा थी यार। भारत 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद में इसकी ताकत क्या थी? बिल्कुल टूट चुका था यार। और जब पाकिस्तान अलग हुआ तब और ज्यादा टूट गया। जब दो भैया एक घर में रहते हैं ना, और दोनों भैया में से जब एक भैया चला जाता है तो दूसरा भैया कमजोर पड़ जाता है। बेशक वो कितना भी शक्तिशाली हो, पर कमजोर पड़ जाता है। ऐसा ही भारत के संग हुआ यार। भारत पाकिस्तान भाई भाई, पहले तो एक ही देश थे ना, और जब बंटवारा हो गया तो एक ही जान दो हिस्सों में बट गई। भाई गम तो होता ही है ना, पावर भी कम होती है। अब क्या हुआ? जब भारत की पावर कम थी तो भाई चीन जीता। और ये पंगा हुआ किस बात पे था भाई? चीन और भारत के बीच में लड़ाई किस बात पे हुई, ये बताओ मुझे। चीन और भारत के बीच में पता लड़ाई किस बीच पर थी? अक्साई चीन को लेकर, अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र को लेकर, तिब्बत के कुछ क्षेत्र को लेकर। अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के कारण ही हमारे देश में चीन और इंडिया के बीच में युद्ध हुआ था 1962 में। और भाई साहब 1962 में चीन जीत गया और हमारे को समझौता हो गया। चीन अपने रास्ते और हम अपने रास्ते वापस आ गए। उसके बाद में अब क्या हुआ? युद्ध खत्म हो गया। 2 साल बाद ही भैया चीन ने परमाणु बम का सफल परीक्षण कर दिया। भाई 1962 में जिससे मेरी लड़ाई हुई, उसने 2 साल बाद ही पता क्या किया? 1964 में भैया 1964 में परमाणु बम बना लिया और सफल परीक्षण कर दिया। उसने दिखा दिया कि मैं भी परमाणु शक्ति से लैस हूं। अब लो कौन पंगा लेगा? अब भैया भारत को पता पड़ी, भारत को बहुत पता पड़ी यार, चीन ने परमाणु हथियार बना लिया तो चीन की पावर तो और ज्यादा बढ़ गई। पहले पावर कमी, वहां ने परमाणु बम बना लिया और पावर बढ़ा ली। अब भारत की चिंता बढ़ गई बहुत ज्यादा। अब भारत को चिंता होने लगी बहुत ज्यादा। अब यार करा क्या जाए? वो ने तुरंत देर में लगाई, यूएसएसआर के पास गया और उसने कहा कि चीन ने परमाणु हथियार बना लिए, मैं भी परमाणु हथियार बनाऊंगा। भाई हमने ये कहा था कि भाई जो परमाणु शक्ति है उसका यूज केवल शांति के काम में किया जाएगा, और लोग इसका विनाश में ले जा रहे हैं इसे। परमाणु शक्ति का यूज हम तरक्की में करेंगे और पूरे विश्व से परमाणु शक्ति को ही खत्म करेंगे, जो विनाशक शक्ति है उसे खत्म करेंगे, पर उसका तो विपरीत ही हो रहा है। और मेरी लड़ाई हुई अभी चीन से। अब पड़ोसी देश मेरा शक्तिशाली हो गया तो मैं क्या करूं, ये बताओ भैया। बड़ी अफसोस की बात, अब करा क्या जाए? भारत ने कहा कि तुम मेरी जिम्मेदारी ले रहे हो,
यूएस और यूएसएसआर से कहा कि तुम मेरी जिम्मेदारी है, सोवियत संघ और यूएस से कहा कि तुम मेरी जिम्मेदारी ले रहे हो कि अगर युद्ध होगा तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा या मदद करूंगा। भाई कोई जवाब नहीं मिला। अब क्या था 1965 में, भाई उसके बाद में 1965 64 निकल गया, 1965 में फिर भारत का युद्ध हो गया। अभी उभरने की देर ना हुई, युद्ध पे युद्ध हुए जा रहे हैं। पहला युद्ध 1962 में चीन के साथ, पहला झटका भारत को ये लगा। दूसरा झटका 1964 में पड़ोसी देश ने परमाणु बम बना डाला जिससे हमारी लड़ाई चल रही है। दूसरा महान झटका ये लग गया। और उससे भी ज्यादा महान झटका कब लगा, जब पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर पंगा खड़ा कर दिया 1965 में। 1965 में पाकिस्तान और भारत का आपस में क्या हो गई, लड़ाई हो गई। और ये लड़ाई चली कब तक, अप्रैल से सितंबर तक, अप्रैल से सितंबर तक। भाई 1965 में पहला झटका कि चीन से युद्ध, दूसरा झटका परमाणु शक्ति का उदय चीन में, और तीसरा महान झटका 1965 अमेरिका में भारत पाकिस्तान युद्ध। ये किस जगह को लेकर युद्ध हुआ था बेटा, ये हुआ था कश्मीर को लेकर। ये युद्ध किसको लेकर हुआ था, कश्मीर को लेकर हुआ था बेटा। भारत को कुछ ही टाइम के अंदर अंदर 3 बड़े झटका लग गए। भारत ने सोचा कि यार अब तो कुछ करना पड़ेगा। चीन इतनी आग, वो पाकिस्तान इतनी आग क्यों दिखा रहा है, पाकिस्तान इतनी आग पता क्यों दिखा रहा है, क्योंकि चीन उसे क्या करता था, सपोर्ट करता था। चीन क्या करता था, सपोर्ट करता था। नीति क्या थी यार, नीति सीधी सीधी थी कि भारत और पाकिस्तान भिड़े और भिड़ने के बाद इनकी शक्ति कमजोर हो, और जब इनकी शक्ति कमजोर होगी तो मैं अक्साई चीन पर तो मेरा कब्जा है और आगे घुस आऊंगा और आगे घुस आऊंगा। पर भारत ऐसा होने नहीं देने वाला था, भारत ऐसा होने नहीं देने वाला था। भारत कम ना है, पूरा बढ़िया वार है। अभी तो इनमें दो ऐसे करेक्टर जनरेट होंगे जिन्होंने तो आतंक फैला दिया पूरी वीडियो में, आतंक। देखो अब अमेरिका 1965 में अमेरिका अप्रैल से सितंबर तक युद्ध चला, किसको लेकर चला था, कश्मीर को लेकर। कौन सा युद्ध था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध, भारत और पाकिस्तान का युद्ध। क्लियर है। अब इस युद्ध का समझौता भी हो गया। अब इस क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट बन जाता है, जब ये युद्ध हुआ तो राष्ट्रपति कौन था, राष्ट्रपति कौन था। तो इस समय जब युद्ध हुआ था ना बेटा, उस समय राष्ट्रपति थे हमारे एस राधाकृष्ण। एस राधाकृष्ण। और प्रधानमंत्री कौन है बेटा, प्रधानमंत्री कौन है उस समय हमारे, प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। देखो मैं इसे रफ कर रहा हूं, पर मैं इससे कुछ पहले कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूं जो पेपर में इससे जनरेट हो सकते, बन सकते हैं। जैसे भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था, 1962 में। किस जगह को लेकर हुआ था, अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत को लेकर हुआ था। जीत किसकी हुई थी, चीन की। चीन ने परमाणु बम का सफल परीक्षण कब किया, 1964 में। चीन ने परमाणु बम का सफल परीक्षण कब कर लिया, 1964 में। 1965 यादगार है, कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हुआ था। उस समय भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था, कब तक चला, अप्रैल से सितंबर तक चला। बहुत नरसंहार भी हुआ था इसमें, बहुत लोग मारे। राष्ट्रपति कौन थे उस समय, एस राधाकृष्ण राष्ट्रपति थे। बेटा एस राधाकृष्ण मैंने ये इसलिए लिख दिया है क्योंकि एसएससी में एक बार ये क्वेश्चन पुटअप हो चुका है। 1965 के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति या द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे। क्वेश्चन को उसने घुमा दिया, उसने कह दिया कि सन 1965 का जब युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उस टाइम भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो बेटा उस टाइम भारत के राष्ट्रपति कौन है, राधाकृष्ण, एस राधाकृष्ण। इसमें मैंने एक एडिशनल करा दिया कि अगर प्रधानमंत्री भी पूछे तो बता देना लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम कौन थे, प्रधानमंत्री थे। भाई इस घटना से उबरने की बात आई। अब चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। अब चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। भैया अब भारत थोड़ा सा शांति का दान लेने लगा, शांति आ गई भारत में। ये भी फैसला हो गया, 1965 वाला फैसला हो गया। अब थोड़ा सा भारत ने चैन की सांस ली, पर एक मन में
एक मन में कील अब भी जुड़ रही परमाणु बम की, कि परमाणु बम तो बनाना ही है। अब क्या हुआ, अब उन्हें लग गया कि यार भारत थोड़ा सा गुस्से में आ रहा है। अब गुस्से में आ रहा है तो भाई ऐसा ना हो कि परमाणु शक्ति का ये उदय करने लगे। इंटरनेशनल लेवल पे ये बात छिड़ गई। इंटरनेशनल लेवल पे क्या बात छिड़ गई कि भाई कभी ऐसा ना हो कि चीन ने परमाणु बम बना लिया है, फिर भारत परमाणु बम बनावे और परमाणु बम बनाने की होड़ चल जावे, सब देश परमाणु बम बना के खड़ा कर देंगे। अगर कभी युद्ध हुआ तो विश्व का एक ही बार में विनाश हो जाए। इस चिंता को लेकर इंटरनेशनल लेवल पे एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में एक प्रस्ताव पास किया गया, एक संधि पास करी गई। उस संधि का नाम क्या था? उस संधि का नाम था परमाणु बम के परमाणु कम नहीं करेंगे। उस संधि का नाम था बेटा, उस संधि का नाम था एक परमाणु युक्त देश दर्जा मिल जाएगा, और इस संधि का हस्ताक्षर नहीं किए भारत ने। उस संधि का नाम क्या था बेटा? थोड़ा सोचो और बताओ, उस संधि का नाम क्या था बेटा? तुम तो बताओगे ना, मैंने बोर्ड पे लिख दिया एनपीटी। एनपीटी एक संधि ला के खड़ी कर दी इंटरनेशनल पर। इंटरनेशनल लेवल पे भैया जब होने लगा कि यार भारत बहुत ज्यादा गुस्सा में आ रहा है, 3 झटका झेल चुका है कुछ ही दिनों के पीछे पहले ही, तो भारत कभी ऐसा ना हो कि परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया में जुड़ जाए। भाई सब देशों ने क्या किया, वर्ल्ड लेवल पे एक मीटिंग हुई। वर्ल्ड लेवल के एक मीटिंग में एक संधि जनरेट करी गई, उसका नाम था एनपीटी। इस एनपीटी का काम क्या था? इसका काम था, मैं छोटी सी लिखा में बता दे रहा हूं, परमाणु इंफॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर नहीं करना। एनपीटी का मतलब क्या था? नॉन पॉलीफॉर्मेशन या सॉरी बोलने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ट्रेटी का क्या था? संधि। परमाणु इंफॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर ना करना। ये कोई व्हाट्सएप का मैसेज ना भाई ग्रुप में डाला और फैला दिया, ये कोई व्हाट्सएप का मैसेज नहीं था। ये संधि खड़ी कर दी। भारत से कहा गया, भारत से कहा, सभी देशों से कहा गया कि भाई जिन देशों ने परमाणु शक्ति पे अपना सफल परीक्षण कर लिया है वो परमाणु राज्य कहलाएंगे, परमाणु शक्ति के राज्य कहलाएंगे, और जिनने सफल परीक्षण नहीं किया है वो परमाणु राज्य। भाई सीधी सी बात है, जब इंफॉर्मेशन इधर से उधर ना होगी तो पता कैसे पड़ेगी? अरे मेरे बराबर में खुर्जा में कोई बात हो गई, और मैं गाजियाबाद रहता हूं भाई, खुर्जा में कोई बात हो गई तो वहां से किसी फ्रेंड ने क्या किया, वीडियो बनाई, मेरे को व्हाट्सअप कर दी, मैंने वो देख ली, देख के और मैंने कहा हाँ खुर्जा में ऐसी बात हो गई है। अगर वो मुझे इंफॉर्मेशन ही ना देगा तो मैं करूंगा कैसे? इंटरनेशनल लेवल पे ये बात सोची गई। इंटरनेशनल लेवल पे ये बात सोची गई, जब इंफॉर्मेशन ही शेयर ना होगी तो परमाणु बम बनेंगे ही ना। इंफॉर्मेशन शेयर ना होगी तो परमाणु बम बनेंगे ना। भारत ने कही भैया तुम तो बनाओ बम और हम बनावे पटाखे, लक्ष्मी छाप। भैया भारत ने इसके साथ इस पर साइन ही ना करे, इस पे ना करे साइन, हस्ताक्षर नहीं करे, इस संधि पे हस्ताक्षर ना करे। परमाणु बम की जो पहली संधि उसका नाम था एनपीटी। परमाणु इंफॉर्मेशन को इधर से उधर करना, शेयर नहीं किया जाएगा। पर इस संधि से भारत नाखुश हुआ और भारत ने इस संधि पर साइन ही ना करे, कह दिया मैं ना कर रहा। भैया एक ही बात है, एक चुप सौन को हरा दे। चुप बैठ जाओ, और चुप बैठ गया, सब बोलते रहे, मीटिंग खत्म हो गई, भारत अपने घर आ गया, भारत अपने वापस लौट गए जो लोग गए थे भारत से। भैया इस ट्रेडी पे वो ना हुआ, साइन ना हुआ। पर भारत जैसे ही यहां आया उसने कहा कि यार 5 देश, 5 राज्य तो बन गए, 5 देश तो बन गए परमाणु शक्ति से लेस। कौन कौन से? यूके, चीन, यूएसएसआर, फ्रांस और यूएस। यूके, चीन, यूएसएसआर और फ्रांस और यूएस, ये तो बन गए परमाणु शक्ति वाले देश। हमारे हाथ में क्या रहा? घंटी। भारत फिर भी ना माना, भारत फिर भी नहीं माना। टाइम कटता गया, कटता गया, कटता गया, कटता गया। अब आता इंदिरा गांधी का टाइम। भाई देखो इंदिरा गांधी का जब टाइम आया, चढ़ाने वाले तो एक से बढ़कर एक घूमे। कुछ हमने चढ़ा दिया कि हाँ परमाणु शक्ति हमारे देश में होनी चाहिए, परमाणु शक्ति हमारे देश में होनी चाहिए।
अब इंदिरा गांधी को अपनी सीट भी बचानी, भाई प्रधानमंत्री सीट पहले चाहिए, सीट पहले चाहिए, चाहे कुछ हो या मत हो, सीट पहले चाहिए। भाई सीट को लेकर इंदिरा गांधी ने अपनी सीट बचाने के चक्कर में पता है क्या किया, सलाहकारों की एक मीटिंग बुलाई, सलाहकारों की एक मीटिंग बुलाई और उनसे कहा कि परमाणु बम की बात हो रही है कि परमाणु बम भारत में बनना चाहिए। अब परमाणु बम जब भारत में बनना चाहिए, परमाणु बम के लिए चाहिए यूरेनियम, और यूरेनियम आएगा कहां से, और यूरेनियम की जो इंफॉर्मेशन है, यूरेनियम की इंफॉर्मेशन है इंटरनेशनल लेवल पे संधि हुई है, उसका नाम है एनपीटी, एनपीटी। भाई इस संधि के विरोध में जाके कोई भी ना तो हमें यूरेनियम देगा और ना ही हमें इंफॉर्मेशन देगा, पर भारत में तो भाई साहब एक तो बढ़कर एक कारीगर पड़ा हुआ, एक से बढ़कर एक। भारत में ऐसे ऐसे कलाकार हैं कि पूछो मत। उन सलाहकारों में तो एक उठा, उसने कहा मैडम ऐसा करो, अमेरिका के पास है यूरेनियम, हाँ ना, ऐसा करो कि हमें परमाणु बिजली, विद्युत परमाणु बिजली बनाने के लिए यूरेनियम चाहिए। इंदिरा गांधी ने कहा कि अगर मैं ऐसा मांगूंगी तो मैं उससे वो टॉफी मांग रही हूँ क्या, कोई गिफ्ट मांग रही हूँ तो दे देगा, परमाणु वो हमें तो बिजली बनानी है जी, परमाणु को दे दो ना। ना, मांगने का तरीका ऐसा नहीं होगा। अमेरिका से जाकर कहो कि हमारे तारापुर में आप परमाणु विद्युत गृह संयंत्र स्थापित कर लो। अब उसमें खर्चा तो आएगा मैम 200 करोड़ का, आप बताओ ना 300 करोड़, 100 करोड़ का जब वो प्रॉफिट देखेगा ना अमेरिका, तो 1 मिनट पर राजी हो जाएगा। बेटा हुआ क्या भाई, इंदिरा गांधी ने अमेरिका के सामने प्रस्ताव रखा कि ऐसे ऐसे तारापुर में हमें बिजली चाहिए, परमाणु बिजली आप संयंत्र वहां बना लीजिए, एक कंपनी डाल दीजिए जिससे वहां ऊर्जा जनरेट होगी, तो वहां चारों तरफ क्या होगा, लाइट जल जाएगी जैसे मेरे कमरे में जल रही है, वो जीता हो जाएगा। और भाई कोई से भी युग उठा ला आज तक के, आदमी आदमी की मदद ना करे, आदमी आदमी की मदद ना करे। भाई अगर औरत कह देगी, लड़की कह देगी भैया जी जरा इसे देना, तो 4 बार देने की कोशिश करे, और ऊपर से एक और चीज पैसा का प्रॉफिट। उसने कहा, इंदिरा गांधी जी ने कहा कि उसमें 300 करोड़ का खर्चा आएगा, आप हमारे यहां आके लगा लीजिए। अमेरिका ने सोची यार खर्चा तो 200 करोड़ का आ रहा है और ये 300 करोड़ दे रही है, 100 करोड़ का तो खरा प्रॉफिट है। उन्होंने क्या किया, लगा दो जी तारापुर में, महाराष्ट्र तारापुर में तुरंत प्लांट ठोक दिया। महाराष्ट्र के तारापुर में तुरंत प्लांट लगा दिया। अब प्लांट लग गया, सब चीज हो गई। अब बिजली आवे कहां से, अब लाइट कहां से जले, अब लाइट जलाने का भाई एक ही फंडा था, अब लाइट कहां से जले, अब लाइट के लिए तो यूरेनियम चाहिए था, और यूरेनियम किसके पास था, अमेरिका के पास। अमेरिका से उन्होंने कहा कि देखो जी फैक्ट्री तो सब बन गई, कंपनी सब बन गई है, अब उसमें जो बिजली बनाने के लिए चाहिए यूरेनियम वो कैसा आएगा। तो अमेरिका के तुरंत कान खड़े हो गए। अमेरिका ने कहा यार वो तो एनपीटी के तहत ना तो किसी के साथ साझा किया जा सकता है, ना किसी को इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। पर अमेरिका को लग रहा था कि 100 करोड़ की तो कमाई हो रही है। अमेरिका ने तुरंत, चलो ठीक है, अमेरिका ने तुरंत यूरेनियम भारत भेज दिया। अब अमेरिका को क्या पता था कि भारत के मन में क्या चल रहा है। अब तुम्हें क्या पता कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मैं क्या नई बात बता दूंगा आपको। तो ऐसे ही क्या हुआ, अमेरिका को नहीं पता था कि चल क्या रहा है। भाई अमेरिका ने जैसे ही वहां से यूरेनियम भेजा, उस यूरेनियम को तुरंत इंडिया ने ले लिया। पर इसमें मिस्टेक हो गई। इसमें मिस्टेक क्या हो गई, जो बिजली बनाने में यूरेनियम यूज किया जाता है ना, उसमें 20% होती है रेंज, 20% पावर होती है, और परमाणु बम के लिए कितनी चाहिए, 80%। पर इंदिरा गांधी ने साइंटिस्टों से मिलकर बात करी, यार 20% वाला तो मिला, तुम परीक्षण तो करो, तुम देखो तो सही कि हम परीक्षण कर पाएंगे या ना कर पाएंगे परमाणु बम का। उन्होंने कहा ठीक है मैडम कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम ना। अब भैया जाकर कुछ हिस्सा तो तारापुर में लगा दिया और कुछ हिस्सा परमाणु बम के परीक्षण में लगा दिया। पोखरण राजस्थान,
पोखरण राजस्थान में पहला सफल परीक्षण किया गया 1974 में। कब किया गया? 18 मई 1974 में। 18 मई 1974 में पहला भाई पोखरण में सफल परीक्षण करा गया। पर सफल परीक्षण तो ज्यादा पावर पे नहीं हुआ, ये कम पावर पे हुआ। रीजन क्या था कम पावर का? इसका रीजन क्या था कम पावर का? इसका रीजन यही था, इसका रीजन यही था कि इसका रीजन यही था कि भाई कुछ तो तरक्की होगी, कुछ तो हमें सीखने को मिलेगा। तो इन साइंटिस्टों ने इंदिरा गांधी को फोन किया कि मैम बुद्धा हंस गए, बुद्धा हंस गए, क्योंकि उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा भाई 1974 18 मई 1974 और पोखरण राजस्थान में पहला परमाणु बम का सफल परीक्षण करा गया भारत के द्वारा। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया गया था ये। जैसे ही भाई पोखरण में परमाणु बम फटा, बवाल तो होना था, बवाल हुआ। अब विभीषण कौन से के घर में ना आए, बता दो मुझे, विभीषण कौन से के घर में ना आए? भाई कोई से युग उठा लो, घर का बेदी लंका ढहा, विभीषण हर घर में मिलेगा। भारत से ये इंफॉर्मेशन चली गई अमेरिका के पास। अमेरिका बड़ी गुस्सा हुआ, अमेरिका ने कहा कि तुमने हमसे किस चीज के लिए परमाणु यूरेनियम मांगा था और तुमने क्या कर दिया। तो इंदिरा गांधी ने बड़े प्यार से समझाते हुए उनसे कहा कि ये एक मानवता के विनाश के लिए नहीं, मानवता की सुरक्षा के लिए हमने इसका परीक्षण किया है, इसका यूज हम विद्युत बनाने में करेंगे, ये कैसे काम करता है इसकी नॉलेज हमने ली, और कुछ नहीं। परमाणु हथियार के लिए इसका यूज नहीं किया गया, क्योंकि यार परमाणु बम की तरह इसमें ब्लास्ट ही नहीं हुआ होगा, ना ज्यादा घटना घटी, पर हाँ परमाणु बम का सफल परीक्षण जरूर हो गया था 1974 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, पोखरण में 18 मई 1974 में। भैया कुछ ना, अब पाकिस्तान के अमेरिका के काम तो खड़े हो गए कि भारत मानेगा ना, भारत मानेगा नहीं। जब जिस आदमी ने छोटा सा ट्रायल करके देख लिया, बड़ा ट्रायल करने में कहां फर्क पड़ रहा है, भारत मानेगा नहीं। उन्होंने एक संस्था बनाई NSG, इसका नाम था न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। इसका काम क्या था? NSG एक संस्था बनाई और इस संस्था का नाम काम क्या था कि भाई हाँ 1974 के पास 74 में एक संस्था बना दी। जब ये घटना घटा दी ना इंडिया ने, तो इन्होंने यही तुरंत कुछ दिनों बाद ही NSG जनरेट कर दी इंटरनेशनल लेवल पे। उसने क्या कहा कि भाई कोई भी किसी भी देश के साथ परमाणु हथियार, परमाणु बम बनाने में जो पदार्थ यूज होता है उसका लेन देन नहीं होगा, उसका लेन देन नहीं होगा। अब आ गई NSG न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। कहने का मतलब भैया हुआ क्या कि भाई NSG पे वही साइन करेगा जो NPT का सदस्य होगा। और भैया NPT का सदस्य तो भारत था ही नहीं, उसने तो इसका इंफॉर्मेशन वाली कहानी जो है वो खत्म ही कर रखी। जब बाने इस पर साइन नहीं करा तो भाई NSG पे साइन कैसे कर देगा? न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में भी इसका साइन नहीं हुआ, भारत का साइन नहीं हुआ न्यूक्लियर सप्लाई चेन पे। भाई NSG पे जब भारत ने साइन नहीं किया, क्यों? क्योंकि NPT पे भी साइन नहीं हुआ था भारत का। बात आगे बढ़ती रही, बात आगे बढ़ती रही। अब क्या हुआ 1977 में पाकिस्तान शासक जैसा हमारे यहाँ मुख्यमंत्री वो हैं, प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उनके अंडर में हमारे देश का शासन चलता है। भाई पाकिस्तान में 1977 में क्या हुआ? शासक चला गया सेना के हाथ में, और सेना नायक कौन थे उस समय? भाई जिया
उल हक, जिया उल हक भाई 1977 में पाकिस्तान का जो शासक था, शासन सत्ता किसके हाथ में चली गई? सेना के हाथ में चली गई। और सेना का प्रमुख नायक कौन था भैया? जिया उल हक। और जिया उल हक इतना कट्टर था और भारत से नफरत मानता था बहुत ज्यादा। भारत से क्या मानता था? नफरत मानता था बहुत ज्यादा। भारत से नफरत मानता था बहुत ज्यादा। अब क्या था भैया, जब भारत से नफरत मानता था ये बहुत ज्यादा, सत्ता चली गई सेना के हाथ में पाकिस्तान की, और पाकिस्तान का जो मुख्य नायक था उसका नाम था जिया उल हक, जो भारत से बहुत ज्यादा नफरत मानता था। भारत की चिंता और बढ़ने लगी कि भाई जिया उल हक बन गया है अब वहां का सत्ताधारी, तो कुछ बात ना बिगड़ने लगे। अब इसी पीरियड में कुछ दिनों बाद चीन के, पाकिस्तान के और यूएस के संबंध आपस में बनने लगे। कुछ दिनों बाद, इस घटना के कुछ दिनों बाद चीन, पाकिस्तान और यूएस के भी आपस में संबंध बढ़ने लगे। फिर भारत की टेंशन और बढ़ने लगी कि यार अभी तक तो जिया उल हक ही परेशान है, अब ये और नया बवंडर पैदा हो गया। पाकिस्तान को यूएस ने साथ क्यों दिया? पाकिस्तान का साथ यूएस ने क्यों दिया? चीन का और पाकिस्तान का तो समझ में आता है कि यार ये तो भारत के चक्कर में लगे रहे में, तो ये तो आपस में दोस्ती करते रहे। पर यूएस ने साथ क्यों दिया? उसके पीछे एक रीजन था। उसके पीछे रीजन क्या था, मैं रीजन बताता हूं तुम्हें। उसके पीछे एक रीजन था कि एक युद्ध चल रहा था, एक युद्ध चल रहा था पाकिस्तान, अफगान में, अफगान युद्ध चल रहा था। अफगान में एक युद्ध चल रहा था यूएस के नेतृत्व में, यूएस की देखरेख में एक युद्ध चल रहा था। और यूएस अपना हथियार, गोला बारूद, खाने पीने का सामान किसके रास्ते से भेजता था? पाकिस्तान के रास्ते से अफगानिस्तान भेजता था। पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भेजता था। और भैया जब किसी की हमें हेल्प चाहिए होती है ना, तो उसके साथ मित्रता बनानी पड़ती है, उसके साथ मित्रता बनानी पड़ती है। यह बात को भारत भी जानता था, इस बात को भारत भी जानता था कि भारत जब यूएस पाकिस्तान की मदद कर रहा तो फंड भी दे रहा है, फंड भी दे रहा, और ये पाकिस्तान को अपार मात्रा में फंड भी दे रहा था। फंड माने पैसा, पैसा भी दे रहा था। और पाकिस्तान इस पैसा का यूज पता क्या कर रहा था? चीन से हेल्प लेकर परमाणु बम बना रहा था, चोरी चुपके, चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके। क्या कर रहा था ये? प्यार को नहीं बढ़ा रहा था। चोरी चोरी चुपके चुपके प्यार को बढ़ाना है, ये प्यार नहीं बढ़ा रहा था भाई, ये चोरी चोरी चुपके चुपके चीन की सहायता से परमाणु बम बना रहा था। क्या बना रहा था? परमाणु बम बना रहा था। इस बात की थोड़ी सी अग्गास भारत को भी थी कि चीन और पाकिस्तान के बीच में जब दाल गल रही है ना, तो कुछ ना कुछ रीजन पे ही गल रही है। फिर क्या था भाई, भारत की चिंता और ज्यादा बढ़ने लगी। भारत की जब चिंता ज्यादा बढ़ने लगी, उसी टाइम पीरियड में अब पाकिस्तान, यहां जो युद्ध चल रहा था ना, अफगान युद्ध से, उसका पूरा नाम था सोवियत अफगान वॉर। सोवियत अफगान वॉर चल रही थी उस टाइम, यहां पर सोवियत अफगान वॉर चल रही थी। अब भैया घटना तो कई घट गई। कौन कौन सी घटना घट गई? 1977 में सेना नायक बन गया भैया वहां का सत्ताधारी, उसका नाम था जिया उल हक। क्वेश्चन आ जाता है, 1977 में पाकिस्तान की शासन एक सेनापति के हाथ में चली गई थी, सेना के हाथ में चली गई थी, उसका मुख्य नायक का नाम क्या था? जिया उल हक था। कुछ टाइम बाद चीन, पाकिस्तान, यूएस, इसी टाइम के पीरियड में आपस में मित्रता हो गई, और चोरी चोरी चुपके चुपके, प्यार नहीं हो रहा था, चोरी चोरी चुपके चुपके क्या बन रहा था? परमाणु हथियार बन रहा था भाई। साला परमाणु हथियार बनाने में लगा पड़ा चोरी चोरी चुपके चुपके पाकिस्तान। और उस परमाणु हथियार का भैया ये बहुत बड़ा बवंडर पैदा करेगा। पाकिस्तानी ना ऐसी विपत्ति पे लाकर खड़ा कर देगा कि अमेरिका घुटने टेक देगा इसके सामने। कैसे टेकेगा ये भी सुनते रहो, बताता हूं मैं तुम्हें। अब भैया भारत में इस चीज को लेकर चिंता जताने लगे। चिंता जतते जतते भैया बहुत दिन हो गए, बीत गए दिन। अब करा क्या जाए?
अब करा क्या जाए भाई, एक प्रधानमंत्री हुए हमारे देश के, नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए। नरसिम्हा राव हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए। अब उनकी सत्ता में, नरसिम्हा राव जैसे ही उनकी सत्ता में भाई कुछ लोगों ने कहा कि परमाणु शक्ति होनी चाहिए भारत के पास भी, क्योंकि जो और देश हैं पाकिस्तान, चीन और अमेरिका पहले से ही आपस में मित्रता उनमें बढ़ चुकी है। अगर बाई चांस हमसे युद्ध किसी ने कर लिया तो हम तो बेमौत मारे जाएंगे, हमारा तो नाश निश्चित है। भाई नरसिम्हा राव ने क्या किया कि चलो ऐसा करो, परमाणु हथियार पर काम करना चालू कर दो, परमाणु बम पर काम करना चालू कर दो। और भैया इन्होंने 2 बार प्रयास किया और दोनों बार प्रयास में क्या रहे, ये असफल हो गए। दोनों बार प्रयास में क्या हो गए, असफल हो गए भैया। ये 1995 में 2 बार प्रयास करे, दोनों बार में क्या रहे, असफल रहे। कहने का मतलब परमाणु बम या परमाणु शक्ति का इनके हाथ में कुछ ना लगा। पर इन्होंने एक बवंडर और पैदा कर दिया, इन्होंने अमेरिका के कान और खड़े कर दिए कि भारत भाई भाग रहा है परमाणु शक्ति की तरफ। कुछ दिन पहले तो 1974 में इंदिरा गांधी ने कैसे ही कुछ करा था, तब अमेरिका के थोड़े कान खड़े हुए। अब नरसिम्हा राव ने 1995 में नरसिम्हा राव ने करा कि भाई ऐसा करो कि काम चालू करो। अब काम चालू होने पर भैया अमेरिका के अभी तो इतने खड़े, अब और सीधे खड़े हो गए, अब और ज्यादा खड़े हो गए। भाई भारत ना मानेगा, भारत मान कैसे जावे। अबे तुम तो बनाओ, वही वाली बात, तुम तो बनाओ बम्ब पर बम्ब और हम ना बनावे एक पटाखा भी, कैसे मान जाएंगे भैया। कुछ ना, नरसिम्हा राव का भी प्रयास क्या रहे, हाँ असफल रहे। क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था जिसके समय परमाणु परीक्षण असफल रहे। तो परमाणु परीक्षण किसके टाइम में असफल रहे थे, नरसिम्हा राव के टाइम में असफल रहे थे। और कब हुआ था ये, 1995 में। असफलता कब मिली परमाणु हथियार के मामले में हमें, नरसिम्हा राव के शासनकाल में मिली भैया। और कब मिली थी, 1995 में। और 1974 में तो कामयाबी मिली। 1974 में क्या मिली थी हमें, कामयाबी। बेशक छोटे लेवल पर कामयाबी मिली, पर कामयाबी तो मिली थी। स्माइलिंग बुद्धा हंस पड़े। उस टाइम इंदिरा गांधी के टाइम में हमें कामयाबी तो मिली थी, स्माइलिंग बुद्धा नाम से जो प्रोजेक्ट था। पर 1975 में क्या हुआ, 1995 में क्या हुआ, 1995 में क्या हुआ भाई, असफलता हाथ लगी। तो कौन सा ऐसा शासक था, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री था जिसके काल में परमाणु बम पे परीक्षण किया गया और असफल रहा, उसका नाम था नरसिम्हा राव। अब 1995 में भैया इन्होंने सफलता हुए ना, पर एक राय तो जरूर फैला दिया। राय तो क्या फैलाया भैया, अमेरिका के कान खड़े हो गए। अमेरिका के जैसे ही कान खड़े हुए, अमेरिका ने एक रूल पास कर दिया, CTBT। CTBT का मतलब क्या है, कंपैरिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। कहने का मतलब अमेरिका ने जब कान खड़े हो गए तो इंटरनेशनल लेवल पर बात होने लगी। और इंटरनेशनल लेवल पर क्या हुआ कि भाई एक CTBT नाम की एक संधि बना के खड़ी कर दी कि कोई भी देश परमाणु बम या परमाणु हथियार से रिलेटिव कोई भी परीक्षण ना जल में करेगा, ना थल में करेगा, ना जल, ना थल, ना वायु। लो हाथ और बांध दिए। CTBT ने ये कह दिया कि ना तो परमाणु बम का वो क्या जल में होगा, ना थल में होगा, ना वायु में होगा। भारत ने इस बात का विरोध किया। विरोध कैसे किया, भारत ने कहा कि तुम 5 देश हो, तुम 5 देशों के पास है पावर, बड़ी बड़ी लैब हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी हैं, तुम तो परमाणु बम का परीक्षण कर लोगे घर में ही लैब के अंदर और पता भी ना पड़ेगी। तुम तो लैब के अंदर परमाणु का परीक्षण कर लोगे और हमें पता भी ना पड़ेगी, और हम कहीं भी ना करें। भाई वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया जा रहे हो तुम लोग। भैया कुछ ना, भारत ने इसका उल्लंघन किया, पर उल्लंघन ज्यादा दिन तक ना चला। पर भारत में
एक अमेरिकन एजेंसी लगा दी गई जिसका नाम था CIA। एक अमेरिकन एजेंसी भारत के पीछे लगा दी और भारत की वो गतिविधियों पे क्या करती थी, देख रेख कर रही, CIA। कि भारत अब कर क्या रहा परमाणु से रिलेटिव, वो छोटी मोटी बातों पर ध्यान रखते थे, छोटी से लेकर बड़ी बातों पर, कि परमाणु से रिलेटिव भारत में क्या चल रहा है, कुछ ना। अब भैया सत्ता में आए बीजेपी, बीजेपी सत्ता में आई, बीजेपी सत्ता में आई। कब आई सत्ता में, ये भी बता दे रहा हूं, 1996 में 13 दिन के लिए सत्ता में आई, 13 दिन के लिए। अब मैं दो महान आदमी का नाम बता रहा हूं। नंबर 1 अटल बिहारी वाजपेयी जी, और दूसरे अब्दुल कलाम जी, जिन्हें दोनों को मैं नमस्कार करता हूं तहे दिल से, क्योंकि इन्होंने, इन दो चेहरन ने भारत में परमाणु शक्ति में खड़ा कर दिया, भारत को परमाणु शक्ति में क्या कर दिया, खड़ा कर दिया था, कि हां मैं भी कुछ हूं। ये दो चेहरा बड़े काम के खतरनाक है इंडिया में। अभी गलवान घाटी में पंगा हो गया, पता पड़ी हो, गलवान घाटी में जो पंगा हुआ था ना, तो भाई देखो सब अपनी बढ़िया करें, मोदी जी भी बढ़िया कर रहे हैं, अच्छे आदमी हैं, मैं भी समर्थन करता हूं कि उनका, कि हाँ भाई बहुत अच्छी चीजें करते हैं। पर गलवान घाटी में जब पंगा हुआ था ना, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी होते तो पंगा बड़ा ही हो जाता। शांति प्रिय आदमी नहीं थे, शांति भी सकती, उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहे भाई, हंसते हुए रहे भाई, पर भीतर बड़े खतरनाक है। APJ अब्दुल कलाम और ये, इन्होंने जो कुछ किया अपने देश के लिए ही किया। क्यों, आगे पीछे कोई है ही ना। अब किसको पैसा कमा के जाऊं, कौन से पूत को पैसा देके जाऊंगा जब कोई है ही ना था। तो अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी का चेहरा इस चीज में सबसे आगे रहा। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने मात्र 13 दिन के लिए 1996 में, मात्र 13 दिन के लिए, सबसे छोटा कार्यकाल है प्रधानमंत्री का ये 13 दिन का। किनके नाम है, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम है। तब ये जब सत्ता में आने वाले थे तो इनका पहला नारा यही था कि भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न करना, परमाणु शक्ति से संपन्न करना मेरा पहला उद्देश्य है। जब ये सत्ता में आए तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी जब ही दिखा दी, जाओ भैया प्रोजेक्ट पर काम चालू। भैया पावर में 13 दिन की पावर, कुछ भी कर सके। उन्होंने भैया परमाणु बम के लिए हरी झंडी दिखा दी। और उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट, वो इसका नेतृत्व कर रहे थे। भैया कुछ ना हुआ, सत्ता गिर गई, सत्ता गिरने के बाद में काम ठप्प हो गया, धीरे 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 रेंगता रहा, कुछ नहीं हुआ। 1998 में फरवरी मार्च में, 1998 में फरवरी मार्च में पूर्ण रूप से सत्ता में आ गई बीजेपी और उसके प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। सत्ता में आते ही उन्होंने, पता है अब्दुल कलाम से क्या कहती, तुझे जो करना कर ले भाई, जो तेरे मन की इच्छा है कर ले, पैसा पावर कुछ भी चाहिए, किसी से पंगा होगा मैं झेल लूंगा, पर मुझे परमाणु हथियार चाहिए, परमाणु बम चाहिए मुझे ना पता तुझे करना क्या है, तेरे मन में जो आ रही है वो कर, तेरे मन में जो आ रही है वो कर ले भाई, तेरे को खुली छूट है भाई। जब खुली छूट है, मैं जो इंटरनेशनल पे था, अमेरिका को भी ये भी पता था कि इनका प्रथम नारा ये परमाणु युक्त देश बनाना। अब अमेरिका को ये जरूर पता था, अमेरिका को पता था कि इनके बीच में एक साइंटिस्ट है APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम जो है उन्होंने क्या करा, उनको अमेरिका बुलाया, नासा बुला के भैया उनसे सीधा ये कहा कि देखो वहां क्या करते हो, वहां छोटी मोटी टूटी फूटी चीजें हैं, कुछ नहीं है, एक्सपेरिमेंट भी सही नहीं हो पाते, आप अमेरिका आ जाओ, नासा में काम करो, तुम्हें इतना पैसा देंगे, इतना ये देंगे, इतना वो देंगे, और तुम्हें क्या से क्या कर देंगे। अब्दुल कलाम जी हंसने लगे, अब पैसे का मैं करूंगा क्या। अब्दुल कलाम जी ने कहा उस पैसे का मैं करूंगा क्या, ना मेरे आगे कोई ना मेरे पीछे कोई, उस पैसे का करूंगा क्या, क्योंकि शादी तो हुई नहीं थी अब्दुल कलाम जी की, उस पैसे का होगा क्या मुझे ये बता दो। मैं इतना पैसा कमा लूंगा तुम्हारे यहां से और उसे ले जाऊंगा भारत, और भारत ले जाकर उस पैसे का करूंगा क्या, होगा क्या उस पैसे का।
भैया कुछ ना, अमेरिका ने कहा ठीक है जो तुम्हें अच्छा लगे। अमेरिका ने उस टाइम ये और बता दिया कि 1900 नरसिम्हा राव ने जो घटना जनरेट करी थी ना 1975 में जो घटना जनरेट करी थी परमाणु हथियार वाली 1995 में 1995 में जो घटना घटित करी थी, उसी टाइम उन्होंने एक सैटेलाइट भारत के ऊपर लगा दिया था कि भारत की हर घटना को वो क्या करता था, कैच करता था कि भारत में चल क्या रहा है। पर उस सैटेलाइट एक ड्यूरेशन था, टाइम ड्यूरेशन था कि वो एक स्थान पे से जब गुजरेगा और उस स्थान पे जब वापस आएगा ना 1.5 से 2 घंटे लगते थे उसे, 1.5 से 2 घंटे लगते थे। ये जानकारी भैया अब्दुल कलाम जी को अमेरिका से मिल गई और वो भारत आ गए। भारत आते ही उन्होंने मीटिंग करी। उन्होंने मीटिंग करते ही उन्होंने कहा कि भाई एक प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी। अगर परमाणु बम का हम परीक्षण करते हैं, परमाणु बम का अगर हम परीक्षण करें तो पंगा हो जाएगा भाई। पंगा किस बात हो जाएगा कि उनके हमारे ऊपर जो उड़ रहा है सैटेलाइट वो हमें 2 मिनट में पकड़ लेगा। और 2 मिनट में पकड़ने का मतलब क्या होगा कि हम तुरंत उनकी नजर में आ जाएंगे और तुरंत वो हम पे फोन करेंगे और दबाव बनाएंगे परमाणु हथियार के परीक्षण को रोको, और हमें रोकना पड़ेगा। अटल जी ने कहा कि अब करना क्या है, और देखो अटल जी ने सीधा कहा देखो करना कराना जो कुछ है करो, मुझे नहीं पता, तुम्हें जो करना है तुम करो भैया, मुझे तो परमाणु हथियार चाहिए। सीधी उनकी तो एक ही बात रही भाई, कुछ करो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, हमें ना पता, हमें तो केवल भारत में परमाणु बम चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी का तो सीधा ये कहना था अब्दुल कलाम जी से। अब्दुल कलाम जी ने कहा ठीक है कोई ना। अब अब्दुल कलाम जी ने क्या किया, पोखरण राजस्थान गए और राजस्थान यहां परीक्षण करना था पोखरण में। भाई पोखरण में जब उन्होंने जगह देखी तो उन्होंने की करा क्या जाए, उन्होंने 2 प्लान लगाए, एक तो अभ्यास, सैन्य अभ्यास, और एक स्टेडियम, दोनों चीज क्रिएट करवा दो। सैन्य अभ्यास और क्रिकेट का मैदान जनरेट करने का मतलब ये है कि जब सैटेलाइट ऊपर से जाएगा तो भीड़ भड़क्का देखेगा तो उन्हें देखेगा कि नीचे तो इतनी भीड़ कैसे हो रही है और ये घर कैसे बन रहे हैं पोखरण में, तो वो हमसे पूछेंगे तो हम कह देंगे भाई सैन्य अभ्यास चल रहा है हमारे यहाँ, क्रिकेट होता है, क्रिकेट वाजता है। भैया कुछ ना, पोखरण में राजस्थान में आर्मी थी, उन्होंने यही काम करना चालू कर दिया। जैसे ही वहां भीड़ भड़क्का जनरेट हुआ पोखरण राजस्थान में, तुरंत अमेरिका के कान खड़े, वहां से तुरंत फोन आया इंडिया और पूछा भाई ये हो क्या रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये एक्सरसाइज कराई जा रही है इंडियन आर्मी की, और क्या मैं स्टेडियम बनाया है वहाँ, थोड़ा सा बस ये काम चल रहा है। उन्होंने कहा अच्छा जी ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई परमाणु हथियार जब बनता था छोटे छोटे वो भी बनाई जाती, जगह भी बनाई जाती, सुरंग बनाई जाती, और छोटे छोटे कैंप भी बनाए जाते, छोटी छोटी चीज़ें बनाई जाती। अगर वो चीज़ें एक साथ देख ले तो एक चीज़ें काम हो, और पोखरण पहले से ही हाईलाइट है जगह, पोखरण पहले से ही हाईलाइट है कि परमाणु हथियार का परीक्षण पोखरण में किया जाता है, पहले से ही हाईलाइट है। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया कर लो, पर आप युद्ध अभ्यास करो, कोई दिक्कत ना है। युद्ध अभ्यास चालू हो गया। युद्ध अभ्यास के नाम पर भैया इन्होंने क्या किया, अब्दुल कलाम जी ने वहाँ लैब बना दी। अब भैया जब भी युद्ध अभ्यास, लैब बना दी, स्टेडियम बना दिया, स्टेडियम में दिन रात बल्ला बाज रहा है, बल्ला बाज रहा है, सैटेलाइट दिख रहा है, क्रिकेट खेलने हल्ला मच रहा है, बस बात है पब्लिक की पब्लिक है और कुछ नहीं है। और नीचे वो क्या करते थे, काम करते थे भैया भीड़ भड़क्का को। और ज्यादातर जो परमाणु पर काम किया जाता था वो काम कब किया जाता था, ज्यादातर परमाणु पर काम किया जाता था नाइट में, ज्यादातर काम किया जाता था नाइट में। केबल बिछाना, परमाणु बम को सेट करना, गड्ढे खोदने, और जैसा काम वो रात में करते थे सुबह को उस काम को क्या कर देते थे, खत्म कर देते थे बिल्कुल साफ। जब सैटेलाइट हमारे ऊपर से जाए तो उसे यही ना पता चले कि यहां हो क्या रहा है। भैया कुछ ना, फाइनली ये चीजें हो गई, परमाणु बम का पूरा काम क्रिएट हो गया। अब आई परीक्षण की बात। अब मैंने एक शब्द बोला था पहले परीक्षण के टाइम में, स्टार्टिंग में, कि विभीषण हर घर में, विभीषण हर घर में। भाई अमेरिका को इस बात की सूचना लगी कि भारत परीक्षण करने के प्लान में है, पोखरण में कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है, कोई स्टेडियम नहीं है, ये परीक्षण कर रहे हैं। अमेरिका ने जब ये सोचा कि परीक्षण कर रहे हैं तो उन्होंने सोचा यार पूछ लेते हैं। उन्होंने इंक्वायरी करवाई, इंक्वायरी करके उन्हें पता चला कि जी परीक्षण कुछ ना हो रहा है, वो परीक्षण कुछ नहीं हो रहा है, केवल युद्ध अभ्यास चल रहा है, छोटी छोटी चीजें चल रही हैं। पर अमेरिका में थोड़ा सा ये भी था, अमेरिका ने कहा यार कुछ भी हो सकता है। अमेरिका ने क्या किया, अपने सैटेलाइट की जो 2 घंटा में लौट के आ गया उसकी ड्यूरेशन कर दी 2 से 3 मिनट, कि जावे तुरंत भाग के आवे, जावे तुरंत भाग के आवे पोखरण की साइड को। एपीजे अब्दुल कलाम के भैया और टेंशन बढ़ी, उन्होंने कहा भैया अब ना हो ना, अब क्या होगा। अब उन्होंने तुरंत किया फोन, उन्होंने कहा फोन करके अटल जी से, ना अटल जी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम फेस हो रही है, अब क्या किया जाए। अटल जी का तो एक ही वाक्य था, जो कुछ करना है कर दो, मुझसे मत पूछो,
जो करना है कर दो, मुझसे मत पूछो कि क्या होना है, मुझे तो परमाणु हथियार चाहिए, जो तुम्हें अच्छा लगे। फिर कलाम जी ने कहा ठीक है, कोई बढ़िया सी डेट देख के पटाखे फोड़ देंगे हम। उन्होंने कहा ठीक है। और बढ़िया सी डेट का मतलब क्या है कि देखो पोखरण राजस्थान है, वहां हवा चलती है, और परमाणु हथियार जब परमाणु बम फटेगा तो रेडिएशन जनरेट होगा, और वो रेडिएशन कभी पोखरण की साइड को ना चला जाए, रेडिएशन हवा के जोर से दूसरी साइड में ना चला जाए, और दूसरी साइड में चला जाएगा तो भैया प्रॉब्लम तो आ जाएगी, बीमारी फैलेगी। तो उन्होंने हवा रुकने का वेट किया, हवा रुकने का वेट किया, और वेट करते ही बेटा उन्होंने क्या किया, हवा रुकने का वेट किया। वेट करने के बाद में उन्होंने हवा रुकने का वेट किया। वेट करने के बाद में क्या हुआ बेटा, एक दिन ऐसा आ गया जिस दिन हवा बहुत रुकी हुई थी। इन्होंने क्या किया, भाई कुछ नहीं, वेट मत करो, रुको मत। उन्होंने भैया वेट किया, वेट करके 11 मई 1998 को, 11 मई 1998 वो दिन आ गया। अब इसमें मैंने इतनी बातें बताई, पर एक बात तुमसे छिपाई, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या था। कहानी सुनने में ज्यादा बिजी हो गए कोई ना। इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट शक्ति, प्रोजेक्ट शक्ति नाम था बेटा इसका, प्रोजेक्ट शक्ति इसका नाम था। क्लियर है, अब याद रहेगा। पोखरण में 1998 में जो वो किया गया था उसका नाम क्या था, प्रोजेक्ट शक्ति। 11 मई 1998 को हवा रुक गई, मौसम सही था। अब्दुल कलाम ने उनका कहा कि भाई अटल जी से कहा ऐसा है, देखो हवा रुकी पड़ी है, मौसम बहुत अच्छा है, आज का दिन बहुत बढ़िया बम फोड़ने के लिए, और मैं बम फोड़ने जा रहा हूं। उन्होंने कहा फोड़ दो, पूछ क्या रहे हो न, पर हाँ एक काम जरूर है, जब बम फटेगा तो धूल उड़ेगी, धूल उड़ेगी तो सैटेलाइट में आ जाएंगे हम, सैटेलाइट में आ जाएंगे तो वो कहेंगे बहन जो धुआं कहाँ से उड़ रहा है, अमेरिका को जो जहाज उड़ रहा हो ऊपर हमारी चांद पे, वो देखेगा अरे ये धूल कैसे उड़ रही है, तुरंत खबर जाएगी। इससे बढ़िया तुम रेडियो पे खबर फैला दो कि राजस्थान में बहुत भयंकर तूफान आया है, बहुत भयंकर तूफान आया है। भैया तुरंत अटल जी ने 2 मिनट लगाई, रेडियो पे अनाउंस करवा दिया कि सभी राजस्थान के लोग अपने घर में घुस जाएं, क्योंकि राजस्थान में ना सभी लोग अपने अपने घर में घुस जाओ, क्योंकि राजस्थान में बहुत बड़ा तूफान आया है। जैसे ही भैया ये बात हुई, रेडियो की खबर अमेरिका भी पहुंची, और तुरंत क्या हुआ, मिनट लगा दी एपीजे अब्दुल कलाम ने जय श्री राधे को नाम लगे भप्प देशना बम फोड़ दिया। 11 मई 1998 को पहला परीक्षण झड़ देशना हुआ, बम फटा, बम फटते ही धूल ही धूल, धूल ही धूल हो गई। रिजल्ट तो हैंड टू हैंड आएगा नहीं भैया इसका, धूल ही धूल, धूल ही धूल हो गई। ऊपर से सैटेलाइट आया, सैटेलाइट ने कैच करा, अरे पोखरण में एक बवाल हो रहा है। तुरंत उन्होंने नासा में मैं फोन किया कि सर मैसेज गया, मैसेज आने पे देखा कि पोखरण में ही हो रहा है, तो वहां पे जो लोग बाग चेक करते थे उन्होंने कहा कि सर पोखरण में कोई बात हो गई है, पोखरण में परीक्षण तो नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा अरे पागल, अभी अटल जी ने अनाउंस किया कि पोखरण राजस्थान में बहुत बड़ा तूफान आया है, ये तूफान है, वे बम ना है। उन्होंने की अच्छा 11 मई को इन्होंने 3 बम लगातार ही दे मारे, धाए धाए धाए। जैसे 3 परमाणु बम फटे, 3 परमाणु बम फट गए, धूल ही धूल, धूल ही धूल, धूल ही धूल। फिर इन्होंने उसका रेडिएशन रोकने की चीज लगाई, सब चीज लगा के चेक कर लिया। 3 दिन तक कुछ भी नहीं, परमाणु बम फटा, अमेरिका को पता ही ना है जी परमाणु बम का परीक्षण हो गया है। वो देख रहे कि धूल है और कुछ ना है, धूल है और कुछ ना है, वो बाई में खुआ दिए। अब्दुल कलाम और अटल जी ने अमेरिका को इसी में घुमा दिया कि भाई वहां तो तूफान आया है, कोई भी बम का परीक्षण नहीं हुआ है, वहां केवल तूफान आया है, कोई भी बम का परीक्षण नहीं हुआ। इस चीज में ही फंसा दिया भैया उनको तो। ठीक है, अब 11 तारीख को क्या, 12 तारीख को कोई वो नहीं मिला, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अटल में अब्दुल कलाम कम थोड़ी है। अगले दिन 13 मई को भैया 2 और चटका दिए उन्होंने 13 मई को 2 और चटका दिए। अब ये जो बम फूटने की क्रिया हो रही ना, ये राजस्थान में हो रही, बम फूटने की जो क्रिया हो रही है राजस्थान में हो रही है, और इसके बगल में कौन हो, पाकिस्तान। और भैया जब बम फट रहे हैं ना, तो इसकी धमक पाकिस्तान के पास जा रहे। पाकिस्तान ने अमेरिका को फोन करे, पागल भाई पागलपंती मत करो, भारत परमाणु बम का परीक्षण कर रहा है बहुत तेज गति से। तुरंत अमेरिका के कान खड़े हो गए, इंटरनेशनल लेवल पर सभी देश खड़े हो गए। उन्होंने कहा बहन ये क्या कर दिया,
और परीक्षण हो गया, परीक्षण होने के बाद सफल परीक्षण हुआ। अब जो था अब अटल जी को पता ही पूरी कि अब बवंडर पैदा होने, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं मेरे साथ होने वाली हैं। पहली घटना क्या, इंटरनेशनल बिजनेस खत्म, पहला इंटरनेशनल बिजनेस खत्म हो गया, जो फंडिंग मिलती थी वो खत्म हो गई, जो हम कर्ज लेते थे विश्व बैंक इन बैंकों से वो खत्म हो गया, संबंध खत्म हो गए। कहने का मतलब भारत आ गया थोड़ा सा, भारत की जो ये परीक्षण जब करा गया तो भारत की अर्थव्यवस्था आ गई डामाडोल पे। अर्थव्यवस्था कहाँ आ गई, अर्थव्यवस्था आ गई डामाडोल पर, और अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से नीचे को जाने लगी, नीचे को जाने लगी। पर हां, इसके कुछ दिन बाद ही जब पाकिस्तान ने देखा कि यार इसने 5 बम फोड़ दिए, अमेरिका ने कुछ ना कहा, इससे थोड़ी सी अर्थव्यवस्था, थोड़ा सा बिजनेस बंद कर दिया है, हुआ क्या, उसके कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान ने 6 बम फोड़ दिए। पाकिस्तान भी कम ना, पाकिस्तान ने तुरंत 6 दिन बाद ही भैया बम फोड़ दिए, 6 बम फोड़ दिए। चीन की हेल्प लेके तो बनाए थे, बम फोड़ दिए, और बम फोड़ दिए, उसने भी सफल परीक्षण कर लिया पाकिस्तान ने भी। अमेरिका और पछताने में आ गया, अमेरिका ने कही ये तूने क्या कर दिया भाई, अभी तो हम भारत से ही परेशान है, तूने भी ये नई कहानी चालू कर दी। तो पाकिस्तान पता कितना तेज देश है, इंडिया से तो तुमने कुछ ना कही, मुझसे क्या कह रहे हो, इंडिया से तुमने तो कुछ ना कही, इंडिया ने बम्बों का परीक्षण करा तब तुमने कुछ ना कही, अब मैंने थोड़े से 6 बम्ब का छोड़ दिए, तुमने मेरे पीछे पड़ गए। और देखो सुनो, जो सजा तुम भारत को दे रहे हो वही सजा मुझे दे दो, मुझे कोई फर्क ना पड़ने वाला। अमेरिका ने क्या कहा, इंटरनेशनल मीटिंग में क्या हुआ, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, उन्होंने सभी देशों से आयात निर्यात इनका बंद कर दिया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का। आर्थिक व्यवस्था गड्ढे में जाने लगी, डूब गई आर्थिक व्यवस्था। भारत की आर्थिक व्यवस्था नीचे, पाकिस्तान की उससे भी ज्यादा नीचे, पाकिस्तान की उससे भी ज्यादा नीचे अर्थव्यवस्था जाने लगी। पर भारत का संयोग दिया, भारत देश एक ऐसा देश है, इसका आदमी तुम्हें हर देश में मिल जाएगा, इसका आदमी हर देश में मिल जाएगा। रीजन क्या, मल्टी टैलेंटेड है भाई यहां का आदमी। मल्टी टैलेंटेड का मतलब समझो, एक वो है तुम्हारा बेलदार, बेलदार काम कर रहा है, काम तुम्हारा घर बनना है और बेलदार काम कर रहा है, एक मजदूर काम कर रहा है और वो गारा बना रहा है या सीमेंट का कोई चीज कर रहा है, और तुम बिजली का काम कर रहे हो, तो उससे तुम कह दोगे ना अरे भाई ये तार कैसे लगेगा, गारा बनाना छोड़ोगे तुरंत बिजली का काम पे लग जाएगा, क्योंकि मल्टी टैलेंटेड है, उसे शर्म नहीं आती भाई, उससे तो तुम कुछ करा लो हर काम में। और जो विदेश के, अगर कोई भाई बढ़ई है ना तो वो बढ़ई है, वो दूसरा काम ना करेगा, कोई कारपेंटर है ना तो वो कारपेंटर है, दूसरा काम नहीं करेगा। अगर कोई वहां के लोगों की क्या क्वालिटी है, वो एक ही काम की ओर फोकस देते हैं, दूसरे काम पर ध्यान नहीं देते। पर इंडिया का आदमी कैसा, मल्टी टैलेंटेड, हर काम में कामयाब भाई। भारत के 55 लाख से भी ज्यादा लोग विदेश में थे, उन्होंने वहां से पैसा इंडिया में भेजा और भारत की अर्थव्यवस्था को क्या किया, उठाया। भारत की अर्थव्यवस्था को क्या किया उन्होंने, उठाया। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे ऊपर आती रही, ज्यादा नीचे ना गई। पर पाकिस्तान तो बिल्कुल ही गड्ढे में चला होगा जी। पाकिस्तान कहां चला गया, बिल्कुल गड्ढे में चला गया। जब पाकिस्तान बिल्कुल गड्ढे में चला गया तो पाकिस्तान ने क्या किया भाई, पाकिस्तान जब गड्ढे में चला गया तो पाकिस्तान ने क्या किया, अब भाई पाकिस्तान भाई उसने कहा कि यार भारत तो तरक्की कर लेगा, मैं तो मारा जाऊंगा। उसने क्या किया, जो परमाणु बम का फॉर्मूला है वो बेचना चालू कर दिया, परमाणु बम का फॉर्मूला बेचना चालू कर दिया। आओ और लेके जाओ, 50 करोड़ रुपया दो, फॉर्मूला लेके जाओ, 50 करोड़ रुपया दो और फॉर्मूला लेके जाओ, और फॉर्मूला देके 50 करोड़ आगे, 1 महीना का तो खर्चा हो ही जाएगा, फिर अगले महीना का जुगाड़ अगले देश से कर ले रहे हो। धीरे धीरे अमेरिका परेशान ना भैया, ये टेक्निक इसके हाथ में गलत पड़ी। अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि भाई तू कर क्या रहा है, सब देशों में ये परमाणु हथियार बनाने का फॉर्मूला क्यों बांट रहा है। तो उसने कहा या तो देखो जी, जो तुमने मेरे पे टैक्स लगाए और जो उल्टी सीधी धारा लगाई है इन्हें हटा लो, और नहीं तो मैं तो इस फॉर्मूला को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे सब पे वायरल कर दूंगा। भाई मेरी अर्थव्यवस्था कैसा सुधरेगी भैया, जिसको फॉर्मूला चाहिए मेरे पास आओ, पैसा ले, फॉर्मूला लेके जाओ और पैसा देके जाओ। भारत और परेशान हो गया वो देश, अमेरिका ने कहा यार ऐसा करो, इन पे जो टैबू लगाए हमने, टैक्स लगाए, जो उन्होंने संबंध खत्म करे थे, इस चीज को खत्म करो, वरना पाकिस्तान तो पूरे विश्व का नाश ले जाएगा।
भैया उन्होंने जैसे ही वहां से हटाने की बात करी, फिर पाकिस्तान हिंदुस्तान पीछे कैसे रहने वाला हो, भारत तुरंत सीना तान के खड़ा होगा, कहने लगा हाँ जी सुनो, जब तुम भारत पाकिस्तान पर से ये हटा रहे हो तो मुझ पे से भी हटाओ, मुझ पे से भी हटाओ। पाकिस्तान से तो तुम या चीजें हटा दे रहे तो मुझसे ना हटाओगे। परमाणु हथियार का परीक्षण उसने किया, परमाणु हथियार का परीक्षण मैंने किया। वो तुम्हारी नजर में बेगुनाह है और मैं गुनहगार हूं। वो तो बेगुनाह है और मैं गुनहगार हूं, तब कि वो एक नया गुनाह करके तुम पर प्रेशर बना के ये रूल हटवा रहा है और मैं प्यार से हटवा रहा हूं। तो एंड में क्या हुआ कि उन्होंने उससे पाकिस्तान से ये रूल हटाया और इंडिया से भी ये रूल हटा दिया और व्यापार फिर से करने लगे। भैया अब इंडिया पे अमेरिका ने एक तरह का तो रूल लगाया, उन्होंने कहा कि तुमने 2-3 चीजों का उल्लंघन किया है। कौन कौन सी चीजों का मैं बताता हूं। उन्होंने कहा कि तुमने 2-3 चीजों का उल्लंघन किया है। नंबर एक उल्लंघन क्या था मैं बताता हूं भैया, NTPCBT और 2 मिनट। उन्होंने कहा कि तुमने कुछ चीजों का उल्लंघन किया है, उसका नाम क्या था, उसका नाम था एनपीटी का मतलब इंफॉर्मेशन शेयर करना। तुमने इंफॉर्मेशन शेयर करी है। इंफॉर्मेशन आपने शेयर कहां से करी? एपीजे अब्दुल कलाम तुरंत आ गया, उन्होंने कहा जी हमने इंफॉर्मेशन शेयर ना करी है कहीं से भी, हमने तो खुद ही करी है जनरेट, इस चीज से बच गए। दूसरी चीज, तुमने यूरेनियम कहां से मंगाया? एनपीटी पहले क्या था? इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला था भैया, इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला था। एनपीटी क्या था? एनपीटी में भैया उन्होंने कहा कि तुमने भैया एनपीटी को फॉलो किया है। एनपीटी तुम्हें सप्लाई कहां से मिली? तो उन्होंने कहा जी भैया केरल में और झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम पैदा हो गया हमारे यहाँ, ले जाओ कितना ले जाना है। केरल में और झारखंड में यूरेनियम की खान है, ले जाओ हमारे यहां से, हमने वहां से लिया। उन्होंने कहा कि तुमने सीटीबीटी का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि तुमने सीटीबीटी का उल्लंघन किया। भैया उन्होंने कहा सीटीबीटी का उल्लंघन कौन कराओ? सीटीबीटी का उल्लंघन कराओ हमने ना करो जी उल्लंघन कुछ भी न। कैसे न? जो परमाणु हथियार का परीक्षण किया हमने, गर्भ में क्या है? गर्भ मतलब धरती के अंदर क्या है? ना तो हमने परीक्षण हवा में किया, ना परीक्षण हमने हवा में किया, ना पानी में किया, ना ही थल में किया। हमने परीक्षण करा कहां है? हमने क्या गड्ढा खोद के उसमें डाल गए। कहने का मतलब पहले गड्ढा खोदा, गड्ढे में बम डाला और बम डाल के तब परीक्षण किया है हमने परीक्षण ऐसा नहीं किया। उन्होंने कही चलो ठीक है भैया, तुम्हारे मन में जो आ रही करो। और इसी तरीका से भाई उस टाइम भारत की बुद्धि, अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम, इन सबके दिमाग ऐसे खुले हुए कि किसी भी तरह को तुम पंगा खड़ा कर दो, हर चीज का इनके पास आंसर था। और धीरे धीरे फिर 2003 में एक मीटिंग हुई। 2003 में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में क्या सिद्धांत रखा गया? 2000 मीटिंग में जो मीटिंग हुई थी उसमें एक सिद्धांत रखा गया था कि हमने जो परमाणु शक्ति बना तो ली है, परमाणु बम हमारे पास है, पर हम इसका यूज कभी भी सबसे पहले नहीं करेंगे, कभी भी इसका यूज सबसे पहले नहीं करेंगे। जब कोई हमें मारेगा तब हम इसका यूज करेंगे, नहीं हम परमाणु शक्ति का यूज सबसे पहले नहीं करेंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल पता है क्या था? 1998 में परमाणु शक्ति आ गई थी भारत के हाथ में। 1999 में कारगिल वॉर हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, पर वहां परमाणु हथियारों का यूज नहीं किया गया था। परमाणु हथियारों का यूज नहीं किया गया भाई, वहां केवल युद्ध ही हुआ था, परमाणु हथियार नहीं यूज हुए। और ना ही पाकिस्तान ने करे, बाकी पास भी हथियार थे, उसने भी ना करे, और ना इंडिया ने करे। ठीक है, परमाणु हथियार का हम कभी यूज ना करेंगे। पर इस टाइम मनोहर पारेकर और राजनाथ सिंह ये कहते हैं कि भैया जो हमें छेड़ेगा, जिसने हमें छेड़ा, हम सोचेंगे ना, हम कर देंगे। कहने का मतलब एक बढ़िया सा डर पैदा कर दिया। मनोहर पारिकर और राजनाथ सिंह, इन्होंने सीधी कह दी कि इस पॉलिसी में चेंज करो, 2003 की पॉलिसी में। उन्होंने कहा 2003 की पॉलिसी में चेंज करो। उन्होंने कहा कि अगर कोई हमें मारेगा तभी हम हथियार छोड़ें, ऐसा नहीं है। अगर कोई हमें परेशान करेगा और हमें दिख रहा है कि ड्रामा होने वाला, तो हम पहले ही हथियार का यूज कर लेंगे। पर अभी तक ये भारत में लागू नहीं हुआ। 2008 में भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप अच्छे होने लगे। धीरे धीरे भारत और इनके आपस में संबंध अच्छे होने लगे और धीरे धीरे भारत में परमाणु शक्ति का उदय हो गया। और आज भारत परमाणु हथियारों से लैस है, शक्ति है,
किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ईंट मारेगा ना तो हमने पास में पत्थर रख रखे हैं। पहला नंबर तो विश्व युद्ध होगा नहीं, क्योंकि कई देशों के पास ना परमाणु हथियारों का जखीरा है। अब पाकिस्तान ने फॉर्मूला किन किन को बेचा था? पाकिस्तान की जब अर्थव्यवस्था बिगड़ गई तो पाकिस्तान ने फॉर्मूला किन किन को बेचा था? ईरान को, उत्तर कोरिया को, ईरान को, अफगानिस्तान को, कई देशों को इसने फॉर्मूला बेच दिया था। तब जाके इन देशों में परमाणु हथियार बनाने की वो चली थी कि हाँ भाई परमाणु हथियार ऐसे बनते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं हम भारत में परमाणु प्लांट कहां पर हैं भैया? भारत में परमाणु प्लांट कहां पर हैं? अब मैं बात करता हूं भारत के परमाणु प्लांटों की बात। ये अभी तक तो मैंने एक कहानी सुनाई परमाणु का उदय कैसे हुआ भारत में। आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बहुत मेहनत करी है मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए, तो वीडियो को पूरा भी देखना। वीडियो को जब पूरा देखोगे तो इंटरेस्ट आएगा, कहानी में इंटरेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब चलते हैं भारत में परमाणु प्लांट। भारत में परमाणु प्लांटों की संख्या 7 है। प्लांट तो बहुत है, पर भारत में जो परमाणु वो है ना, जो पेपर में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं, वो 7 हैं। और परमाणु प्लांटों के बारे में अब हम स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। देखो, भारत में परमाणु संयंत्र बनाने का प्लान आया 2010 में। परमाणु प्लांट पहले से ही है हमारे यहाँ, पर उन्होंने 2010 में एक प्लान आया कि यार ऐसा करो कि कोई एशिया का सबसे बड़ा प्लांट बना लो, परमाणु प्लांट बना लो, जो विद्युत की आपूर्ति को एक झटका में खत्म कर दे। पर भैया 2010 में ये प्लान सोचा, पर उससे पहले 2 घटना ऐसी घट चुकी थी विश्व में, जिसमें मानव संहार बहुत बड़ा हुआ। नंबर एक कौन सी घटना थी भैया? नंबर 1 चेरनोबिल दुर्घटना 26 अप्रैल 1986। भैया चेरनोबिल में हुई थी सबसे पहली घटना। ये था सोवियत संघ में। भैया यहां एक प्लांट था जिसका नाम था चेरनोबिल, जिसमें घटना हुई 26/4/1986 में। और इस दुर्घटना में क्या हुआ? एक प्लांट था बहुत बड़ा। 1986 में क्या हुआ? ये प्लांट में विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद में क्या हुआ? बहुत ही बड़ा नरसंहार हुआ था यहाँ भी। ये दुर्घटना थी। दूसरा हुआ था भैया जी फुकुशिमा कहां पर है? ये है बेटा जापान में। जापान में कब हुआ था? 11 मार्च 2011 में। 11 मार्च 2011 में ये दुर्घटना हुई। ये इतिहास में बहुत बड़ी दोनों घटनाएं। ये परमाणु भट्टी थी, यहाँ परमाणु संयंत्र है ये, यहाँ परमाणु बिजली बनाई जाती है। ये अचानक इनमें दोनों में विस्फोट हो गया। चेरनोबिल आया हुआ क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, इसलिए मैंने ये इसमें ऐड कर दिए। चेरनोबिल कहां पर है? सोवियत संघ में है। दुर्घटना कब हुई? 26 अप्रैल 1986 में। नरसंहार बहुत बड़ा हुआ, प्लांट में आग लग गई, प्लांट फट गया। दूसरा हुआ फुकुशिमा में, जापान में, 11 मार्च 2011 को। 11 मार्च 2011 को इन 2 घटनाओं को देख के भारत की थोड़ी आंख खुल गई। इन्होंने कहा कि ये दोनों तो बहुत बड़े देश हैं, डेवलप्ड देश हैं, जब इन पे इसका झटका ना झिला तो मेरे बस की क्या है। तो भारत ने 2010 का जो प्लान था वो वहीं रोक दिया कि हम इतना बड़ा प्लांट बनाएंगे, वो वहीं सपना रोक दिया। और उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में जब हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो जाएगी तब हम आगे जाके सोचेंगे। क्लियर है? अब चलते हैं। अब मैं आपको 7 जो इंपोर्टेंट हैं, जो पेपर में पूछे जाते हैं, उन जगहों के नाम बताता हूं। यहां परमाणु भट्टियां हैं, परमाणु प्लांट्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। ठीक है? उससे पहले कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला ये क्वेश्चन तो आपके समझ में आएगा। चेरनोबिल 26 अप्रैल 2086 को परमाणु प्लांट में आग लगी, सोवियत संघ में था, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। फुकुशिमा जापान में 11 मार्च 2011 को, यहां भी परमाणु भट्टी में आग लगी थी, परमाणु विस्फोट हुआ था, तो यहां भी बहुत बड़ी हानि हुई थी। अब मैं चलता हूं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे।
उन 7 उन्हें तो मैं बता दूंगा परमाणु प्लांट कहाँ कहाँ है, और क्वेश्चन आना है पेपर में। पहला देखो, पहला क्या है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कहाँ हुई? इसकी स्थापना हुई 29 जुलाई 1957 में। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? मुख्यालय कहाँ पर है बेटा इसका? इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। भारत में नंबर 1 क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 2, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में। मुख्यालय कहां पर है? भारत में कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई अंतर्राष्ट्रीय परमाणु की 1948 में। और मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय बेटा इसका मुंबई में। इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे बेटा? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा। अब मैं बात करूं वर्तमान में कौन है बेटा? 2021 में इस समय वर्तमान में है कमलेश नीलकंठ व्यास। 2021 में वर्तमान में है नीलकंठ व्यास। बेटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? 29 जुलाई 1957 में। मुख्यालय कहां पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में। क्लियर है बेटा? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? 1948 में। मुख्यालय कहां पर है बेटा इसका? मुंबई में। प्रथम अध्यक्ष कौन है? होमी जहांगीर भाभा। वर्तमान में 2021 चल रहा है, वर्तमान है। इसके अध्यक्ष कौन है? कमलेश नीलकंठ व्यास। भाई आज तो कमलेश नीलकंठ व्यास है, आने वाले टाइम में चेंज हो जाए कह नहीं सकता, पर आज कमलेश नीलकंठ व्यास भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। क्लियर? अब स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। लिखना चाहते हो लिख लो, पॉज करके लिख लेना, रोक कर वीडियो को। अगला देखते हैं बेटा। अब आते हैं परमाणु प्लांटों की तरफ। कौन सा परमाणु प्लांट कब लगा, किसके सहयोग से लगा? ठीक है, पहला परमाणु प्लांट भारत का तारापुर बेटा कहां पर है? महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र में है। ये सबसे पहला और सबसे बड़ा प्लांट है। ये लगाया था बेटा यूएस ने, भारत ने और IAEA अंतरराष्ट्रीय, यूएस माने अमेरिका, भारत तो भारत है। IAEA का मतलब क्या है बेटा? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी, वो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के संयोग से बेटा ये लगा था 28 अक्टूबर 1969 में। ठीक है, सबसे पहला भारत में सबसे पहला परमाणु प्लांट कहां लगा था? तारापुर में। तारापुर कहां पर है बेटा? महाराष्ट्र में है। ये किसने लगवाया था? भारत ने यूएस के साथ मिलकर। और IAEA अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग की मदद से ये भारत में लगा था। कब लगा था? 28 अक्टूबर 1969 में बेटा ये लगा था। ये सबसे पहला और बड़ा प्लांट था। क्लियर है? याद हो गया? भारत का सबसे पहला
प्लांट कौन सा है? तारापुर। कहाँ है? महाराष्ट्र में। कब लगा? 1969 में। किसने लगवाया? भारत ने, अमेरिका ने, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने मिलकर इसे स्थापित किया था। कहां पर? तारापुर पर। पहला हो गया बेटा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, दूसरा का नाम क्या है? दूसरा था बेटा, अब स्टेप बाय स्टेप तो मैं बता ना पाऊंगा, मैं बता दूं। दूसरा है रावत भट्टी, रावत भट्टा। बेटा ये कहां पर है? ये भी महाराष्ट्र में है, ये भी महाराष्ट्र में है। नहीं, रावत भट्टी बेटा महाराष्ट्र में ना, राजस्थान में है बेटा। ये राजस्थान में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 16 दिसंबर 1973 में। बेटा ये कनाडा की हेल्प से लगाया गया है। रावत भट्टा पर पेपर में एक बार आ गया, रावत भट्टा परमाणु केंद्र कहां पर है? राजस्थान नहीं दे रखा था, वहां दे दिया गया चित्तौड़गढ़। तो याद रखना ये कहां पर है? राजस्थान, चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में है बेटा ये। रावत भट्टा कहां पर है? राजस्थान में। राजस्थान में कौन सी जगह है? चित्तौड़गढ़ में। स्थापना कब हुई इसकी? 16 दिसंबर 1973 में। और किसने इसकी सहायता करी थी बनने में? कनाडा ने। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट की तरफ चलूं। अगले नंबर पे आता है बेटा, अगले नंबर पे आता है तुम्हारा, अगले नंबर पे है, मैंने स्टेप आगे पीछे कर दिए, देख लेना। कुडनकुलम। बेटा ये परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर है? प्लांट कहां पर है? तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु में है। और स्थापना 22 अक्टूबर 2013 में इसकी स्थापना हुई। 22 अक्टूबर 2013 में इसकी स्थापना हुई। इससे ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आता कुडनकुलम परमाणु केंद्र कहां पर है, परमाणु ऊर्जा कहां पर, केंद्र प्लांट कहां पर है, तो सीधा कहां बताना? तमिलनाडु में। अगर स्थापना पूछता है तो 22 अक्टूबर 2013 में इसकी स्थापना हुई। अगला है कहेंगा। बेटा कहेंगा कहां पर है? तीसरा। चौथा, कहेंगा कहां पर है? ये कर्नाटक में है। ये कहां पर है? कर्नाटक में है। और कर्नाटक में बेटा इसकी स्थापना 16 नवंबर 2003 में हुई। 2000 में हुई इसकी स्थापना, 16 नवंबर 2003 में हुई। और इसके ये फेमस क्यों है, इसका रीजन बताता हूं भाई। ये विश्व का एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा था इसने लगातार बिना मेंटेनेंस के 941 दिन तक काम किया है, बिना मेंटेनेंस के। मेंटेनेंस नहीं हुआ इसका, और 941 दिन तक इसने लगातार काम किया। कहने को 3 साल कम से कम 3 साल से थोड़ा सा कम इसने लगातार 3 साल बिजली उत्पन्न करी है, काम किया लगातार 3 साल लगातार इसने काम किया है। और इससे पहले ये सबसे ज़्यादा काम करने पे वर्ल्ड रिकॉर्ड था यूके का था। यूके था पहले नंबर पे, जिसने 940 दिन काम किया था। यूके का एक परमाणु प्लांट है जिसने 940 दिन लगातार काम किया बिना मेंटेनेंस के। पर उसके रिकॉर्ड को किसने तोड़ दिया? केंगा ने तोड़ दिया। कहाँ पर है ये? कर्नाटक में। कब लगा? 16 नवंबर 2000 को लगा। और बेटा इसने लगातार कितने दिन काम किया बिना मेंटेनेंस के? एक बार 941 दिन, एक दिन ज़्यादा। यूके के जो यूके में है उसने 940 दिन किया, पर उससे एक दिन ज़्यादा इसने काम कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा काकरा पार। बेटा ये कहां पर है? ये गुजरात में है। ये गुजरात में। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित है? ऑप्शन में बेटा गुजरात नहीं दे रखा था, ऑप्शन में था सूरत। और ये ताप्ती नदी के पास है। ये ताप्ती नदी के पास है। और इसकी स्थापना 6 मई 1993 में हुई। 6 मई
1993 में इसकी स्थापना हुई बेटा। 6 मई 1993 में इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। नेक्स्ट कलपक्कम परमाणु प्लांट कहां पर है बेटा, ये तमिलनाडु में है। ये बेटा तमिलनाडु में है। और ये इसके साथ दो बहुत बड़ी घटना है, ये स्वदेशी है। ये कैसा है बेटा, स्वदेशी है। और इसका दूसरा नाम इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान बेटा, ये स्वदेशी है। और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान भी इसे कहा जाता है बेटा। कलपक्कम को काकरापार कहां पर है, गुजरात में। गुजरात में कौन सी जगह, सूरत। कहां पर, ताप्ती नदी के तट पर। स्थापना कब हुई, 6 मई 1993 में। क्लियर। अगला आता है कलपक्कम परमाणु केंद्र कहां पर है भैया, कलपक्कम कहां पर है हमारा, तमिलनाडु में। दूसरा नाम क्या है बेटा इसका, दूसरा नाम है, इसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। और इंपोर्टेंट होने का रीजन क्या है इसका, क्योंकि ये स्वदेशी है। ये कैसा है बेटा, स्वदेशी है। और अंतिम है बेटा हमारा नरौरा परमाणु केंद्र, जिस जिले के हम हैं। नरौरा परमाणु केंद्र कहां पर है, ये यूपी में है बेटा। ये यूपी के बुलंदशहर में, यूपी में है। और यूपी के कौन से शहर में है, बुलंदशहर में। क्लियर है बेटा। मैंने सातों के साथ आपको बता दिए। पहला था तारापुर कहां पर है बेटा, महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना कब हुई बेटा, 28 अक्टूबर 1969 में इसकी स्थापना हुई। स्थापना किन देशों की सहायता से इसने ये बनाया था, यूएस ने इसकी सहायता करी थी। यूएस प्लस भारत प्लस अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अनुसंधान IAEA ने, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने इसको सपोर्ट किया, तब जाके तारापुर में ये बना था। दूसरा था रावत भट्टा कहाँ पर है बेटा, राजस्थान में है। और राजस्थान में किस जगह पर है ये, चित्तौड़गढ़ में है। और इसकी सहायता किसने करी बनाने में, कनाडा ने। और ये बनकर कब तैयार हुआ था बेटा, 1973 में। उसके बाद में बना था कुडनकुलम कहाँ बना था बेटा, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में इसको सहायता किसने करी, रूस ने इसे बनवाया था। ककरापार क्या है बेटा, इंपोर्टेंट है। ककरापार कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ककरापार तमिलनाडु में होने के साथ साथ इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान। और भैया सबसे लास्ट नरौरा परमाणु केंद्र भैया कहाँ पर है, यहाँ के हम रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का है। जिला बुलंदशहर में, यूपी उत्तर प्रदेश राज्य में एक जिला पड़ता है बुलंदशहर, वहाँ पर है नरौरा परमाणु केंद्र। अब कुछ अलग थोड़ी सी चीज देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, विश्व का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र प्लांट कहां पर है, तो बेटा विश्व का सबसे बड़ा है जापान में। विश्व का सबसे बड़ा जापान में है परमाणु प्लांट, जिसका नाम है बेटा काशी बेजाकी करीबा, जिसका नाम है काशी बेजाकी करीबा। बेटा जापान में सबसे बड़ा है ये। और इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं अंत। मैंने इसमें हर क्वेश्चन कराया है तुमको, हर चीज बताई है। वीडियो को देखना, लाइक करना, शेयर करना, साथ में भाई सब्सक्राइब और कर लेना। इसी के साथ चलता हूं, अलविदा। कल को मैं एक और स्पेशल क्लास लाऊंगा। मैं डेली आपको मैथ की, जीएस की और एक स्पेशल क्लास दिया करूंगा। मैंने ये देखा कि अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, तो उसमें करंट जीके पूछी गई थी। करंट जीके पूछी कब की जा रही थी, 2 साल पहली या 1.5 साल पहली। भाई वो करंट थोड़ी हुई, वो तो बास ही हुई ना। पर क्या करें, तो एक स्पेशल क्लास हुआ करेगी। उस स्पेशल क्लास में क्या हो करेगा, करंट टाइप का पढ़ाई करेंगे, लास्ट का करंट का पढ़ाई करेंगे। एक क्लास जीएस की ले करूंगा और एक क्लास आपकी मैथमेटिक्स की।
3 क्लास आपकी कंटिन्यूटी चलेंगी, कंटिन्यूस मुझे फॉलो करो। मैं कह रहा हूं कि एसएससी जीडी और यूपी पुलिस दरोगा का मैं पूरा सिलेबस आपको इस बोर्ड पर करा दूंगा। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूं। राम राम।